एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी का नेता, न केवल लाखों जिंदगियों का अंत किया, बल्कि उसने इतने भयंकर कृत्य किए कि उन्होंने पूरी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वह यहीं नहीं रुका। यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी के समय एक जर्मन यहूदी होते तो आपके मरने की 9 में से 10 संभावनाएं होती। उस समय अगर कोई भी जर्मन शासन का आदमी आपको निर्दोष रूप से अपनी दैनिक कार्य करते हुए देखता तो मिनटों में आप नाजी शासन के अगले शिकार हो सकते थे। हिटलर ने 1933 से 1945 के बीच जर्मनी पर एक तानाशाह के रूप में शासन किया और पोलैंड पर 1939 में आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने का जिम्मेदार था। हिटलर की सोच एक तानाशाही शासन स्थापित करने की थी। यह नस्लीय शुद्धता पर आधारित है और निश्चित रूप से इसे इतिहास के सबसे भयानक और खूनी कार्यों में से एक माना जाता है, होलोकॉस्ट, जिसके कारण 6 मिलियन यहूदियों का नरसंहार हुआ, जिसमें रोमा लोग, विकलांग व्यक्ति और राजनीतिक असंतुष्ट शामिल थे। हालांकि कुछ लोग इसे चिकित्सा में हुई प्रगति के लिए धन्यवाद देते हैं जो इसके कारण हुई, लेकिन उसके आक्रामक विस्तारवाद और सैन्यवाद ने पूरे यूरोप में व्यापक तबाही और जीवन की भारी हानि की। उसी तरह सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन, उसने दमनकारी नीतियों को लागू किया और पर्ज किए, जिससे लाखों मौतें हुईं और 20वीं शताब्दी के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने बड़े नरसंहार, जमीनों का जबरन सामूहिकीकरण और गंभीर दमन से चिह्नित एक निरंकुश व्यवस्था बनाई। लाखों लोगों को फांसी, कैद का सामना करना पड़ा। उनकी दमनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भूखमरी, विशेष रूप से महान शुद्धिकरण और यूक्रेन में भूखमरी के दौरान ऐसा अनुमान है कि उनके कार्यों लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए थे। माओ जेडोंग ने उससे भी आगे बढ़कर काम किया। वह चीन की जनवादी गणराज्य के संस्थापक पिता थे। उन्होंने 1949 से 97 में अपनी मृत्यु तक देश का नेतृत्व किया। उनकी महत्वाकांक्षी नीतियों के पीछे सकारात्मक मंशा थी। उदाहरण के लिए महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य चीन को तेजी से एक समाजवादी समाज में बदलना, गरीबी और सामंतवाद को समाप्त करना और संपत्ति को अधिक समान रूप से वितरित करना था। लेकिन हर समाजवादी विचार की तरह इसकी नीतियों ने व्यापक नुकसान पहुंचाया। महाछलांग ने इतनी भयंकर अकाल को जन्म दिया कि इससे 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। पोल पॉट, खमेर रूस के नेता, 20वीं सदी के कंबोडिया के एक नृशंस नेता थे जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उनकी कट्टरपंथी साम्यवादी दृष्टि ने शहरों की जबरन निकासी, बड़े पैमाने पर हत्याएं और कठिन श्रम शिविरों को जन्म दिया। उनके शासन में भूख, जबरन श्रम और निष्पादन के कारण लगभग 2 मिलियन कंबोडियन, जो आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा थे, मारे गए। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी संगठन अल कायदा के संस्थापक थे। वह 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की योजना बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए और वैश्विक आतंकवाद में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। बिन लादेन की चरमपंथी विचारधारा पश्चिमी देशों और धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम सरकारों के खिलाफ हिंसक जिहाद की वकालत करती थी। उन्होंने अमेरिका द्वारा मुस्लिम देशों पर कथित उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के विचार के तहत दुनिया भर में कई घातक हमलों का नेतृत्व किया। अपने आतंकवादी गतिविधियों को प्रेरित और संगठित करने की क्षमता के कारण एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय शिकार शुरू हुआ, जो 2011 में पाकिस्तान में अमेरिकी नेवी सील द्वारा किए गए एक अभियान में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। ईदी अमीन, युगांडा के सैन्य तानाशाह, ने अपने अत्याचारी और क्रूर कार्यों को साम्यवाद के रूप में छिपाने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने एक तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता हासिल की और एक शासन स्थापित किया जो चरम हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और खराब आर्थिक प्रबंधन के लिए जाना जाता था। अमीन की सरकार ने बड़े पैमाने पर फांसी, जातीय उत्पीड़न और यातना के माध्यम से 5 लाख युगांडाई लोगों की मौत का कारण बनी। यह भी युगांडा के कसाई के रूप में जाना जाता था। बर्नार्ड मेडॉफ, एक व्यक्ति जो दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखने वाला प्रतीत होता था, ने इतिहास में सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक को अंजाम दिया और इसे इतनी सरलता से किया कि हजारों लोग कभी कुछ संदेह नहीं कर सके। अपनी कंपनी के माध्यम से बर्नार्ड, उसने एक पोंजी स्कीम बनाई जिसने हजारों निवेशकों को फंसाया, आम व्यक्तियों से लेकर बड़ी वित्तीय संस्थाएं और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तक। और उसने यह कैसे किया? खैर, उन्हें यह विश्वास दिलाकर कि उनकी निवेश से शानदार रिटर्न मिल रहा है, जबकि वास्तव में यह सब एक बड़ी झूठ थी जो नए निवेशकों की बचत से पोषित हो रही थी। सबसे डरावना यह है कि यह धोखा दशकों तक जारी रहा
और सच्चाई तब सामने आई जब दुनिया 2008 में वित्तीय संकट के कगार पर थी। प्रभाव आर्थिक नुकसानों से कहीं अधिक था और उन्हें 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन, इराक के इतिहास का सबसे खूंखार राष्ट्रपति, अपनी क्रूर तानाशाही और आक्रामक विदेश नीतियों के लिए जाना जाता था। हुसैन द्वारा इराक और कुवैत पर आक्रमण के कारण लंबी चली लड़ाइयां और वैश्विक निंदा हुई। उनके शासन ने इराकी लोगों की सैकड़ों हजारों मौतों का कारण बना, जो सफाई अभियानों और जातीय शुद्धिकरण से थे। अरब में मध्य पूर्व के नागरिकों के खिलाफ 1988 में रासायनिक हथियारों का उपयोग उनके शासन की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बना हुआ है। हालांकि उन्हें 2003 में अमेरिकी बलों द्वारा पकड़ा गया था और 2006 में फांसी दी गई। पाब्लो एस्कोबार एक कुख्यात कोलंबियाई ड्रग तस्कर और मेडेलिन माफिया के संस्थापक थे, जो 1980 के दशक में वैश्विक कोकीन व्यापार पर हावी था। अत्यधिक हिंसा और क्रूरता के लिए जाना जाने वाला एस्कोबार ने नियंत्रण बनाए रखने और प्रतिद्वंद्वियों और सरकारी अधिकारियों को खत्म करने के लिए बमबारी, हत्याएं और अपहरण आयोजित किए। उनके शासन में हजारों लोगों की हत्याएं शामिल थीं, जिनमें जज और पत्रकार भी शामिल थे, और पुलिस अधिकारी जो उसके खिलाफ थे। सबसे अजीब बात यह थी कि पाब्लो ने अपनी खुद की जेल भी बनाई, जिसे उसने कैथेड्रल कहा, अगर कभी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया। साधारण जगह की बजाय वहां शान शौकत, एक बार स्विमिंग पूल और यहां तक कि एक फुटबॉल का मैदान भी था। और जाहिर है वह अंदर से ही ड्रग्स का व्यापार चलाता रहा जब तक कि अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं लिया। बेनिटो मुसोलिनी इटली के एक फांसीवादी तानाशाह थे, जिन्होंने एक अधिनायकवादी शासन लागू किया जो सत्तावाद और सैन्य महत्वाकांक्षाओं द्वारा विशेषता थी। मुसोलिनी ने इटली की साम्राज्यवादी महानता को बहाल करने की कोशिश की, आक्रामक विस्तारवाद के माध्यम से, जिसमें इथियोपिया में सैन्य कार्रवाइयां और स्पेनिश गृहयुद्ध में फ्रैंको का समर्थन शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के साथ उनका गठबंधन इटली की हार और उसके पतन के कारण बना। नाजी शासन की एसएस संगठन के वास्तुकार हेनरिक हिमलर होलोकॉस्ट के लिए जिम्मेदार प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उन्होंने हिटलर की जनसंहार नीतियों को लागू किया, 6 मिलियन यहूदियों और अन्य लाखों लोगों की योजनाबद्ध हत्या की निगरानी की, जिन्हें नाजियों द्वारा अवांछनीय माना जाता था। हिमलर ने कंसंट्रेशन कैंप स्थापित किए, जहां कैदियों को नष्ट करने के अलावा तथाकथित चिकित्सा प्रगति के लिए उन्हें भयानक प्रयोगों का सामना करना पड़ा। नाजी विचारधारा से उसकी गहरी लगाव और उसके कुशल प्रशासनिक तरीकों ने एसएस को हिटलर की नस्लीय शुद्धता की दृष्टि को व्यवस्थित नरसंहार के माध्यम से लागू करने में सक्षम बनाया। अगस्तो पिनोचे, जिन्होंने चिली में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता प्राप्त की, न केवल अपने देश के इतिहास को बदल दिया बल्कि आतंक की एक अमिट छाप भी छोड़ी। अपने शासन के दौरान हजारों लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए और यातनाएं एक आम बात बन गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कैसे एक आदमी के एक अकेले कृत्य ने चिल्ली को एक एकाग्रता शिविर में बदल दिया। यह सब उस समय हुआ जब वह ऐसी आर्थिक नीतियां लागू कर रहा था जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से आकार दिया। और उन कुख्यात स्थानों में से एक जहां यह भयावहता हुई थी, वह विला ग्रिमाल्डी था, एक हिरासत केंद्र जहां से कुछ ही लोग जीवित भागने में सफल होते हैं। स्लोबोदान मिलोसेविच सर्बिया और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। 1989 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने क्रोएशिया, बोस्निया और कोसोवो में अत्याचारों को भड़काने के लिए सर्बियाई राष्ट्रवाद का उपयोग किया। श्रेब्रेनिका में नरसंहार, जहां हजारों मुस्लिम मारे गए थे, उनके शासन के तहत किए गए भयावहताओं में से एक है। सबसे बुरी बात यह थी कि जब अंततः उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्याय के लिए ले जाया जा रहा था, गायब हो गया और उसे कभी न्याय नहीं मिला। फ्रांसिस्को फ्रैंको स्पेन के तानाशाह बन गए अपनी जीत के बाद स्पेनिश गृह युद्ध में। फ्रैंको शासन को क्रूर दमन के लिए जाना जाता था। उसने एक तानाशाही शासन स्थापित किया जिसने सत्ता का केंद्रीकरण किया, क्षेत्रीय स्वायत्तता को खत्म कर दिया और स्पेन में एक सख्त कैथोलिक रूढ़िवाद थोप दिया। उसकी नीतियों ने अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाल दिया और असहमति को दबा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दशकों तक दमन और आर्थिक ठहराव बना रहा। एरियल कास्त्रो, एक अमेरिकी अपहरणकर्ता, ने अपनी क्लीवलैंड स्थित घर को एक डरावनी जेल में बदल दिया, जहां 3 युवतियों को 1 दशक से अधिक समय तक कैद रखा गया और उन्हें शारीरिक, यौन और मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी को कुछ शक नहीं हुआ। इन यातनाओं के कारण उसने पीड़ितों में से एक को कई बार गर्भवती कर दिया और भूख और पिटाई के माध्यम से गर्भपात करवाया। 2013 में उनकी गिरफ्तारी ने अपहरण, बलात्कार और हत्या के कई आरोपों के लिए उनकी सजा का मार्ग प्रशस्त किया। गर्भ में पल रहे बच्चों से जुड़ा था, लेकिन जेल में थोड़े समय बाद आत्महत्या कर ली। जेफरी डाहमर एक कुख्यात अमेरिकी सीरियल किलर थे, जो मुख्य रूप से मिल्वॉकी,
विस्कॉन्सिन में सक्रिय थे। 80 के दशक के दौरान इस हत्यारे ने नियमित रूप से नेक्रोफिलिया, अंग भंग और नरभक्षण के कार्य किए। वह झूठे बहानों के तहत अपने अपार्टमेंट में अपने शिकारों को लाता था ताकि बाद में उन्हें नशीला पदार्थ देने के बाद अमानवीय कार्य कर सके। उसके तरीकों में शरीर के अंगों को संरक्षित करना और लोबोटोमी और एसिड इंजेक्शन के माध्यम से जीवित ज़ॉम्बी बनाने के भयानक प्रयास शामिल थे, जिससे उसकी विकृति और मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा उजागर हुई। टेड बंडी एक निर्दयी अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने 27वीं सदी के दशक में कई युवा महिलाओं की हत्या की। वह आकर्षक था और अपनी मासूमियत का उपयोग करके पीड़ितों को अपनी ओर खींचता था। अक्सर घायल होने या मदद की जरूरत का नाटक करता था। बंडी का तरीका हिंसक हमले, बलात्कार और मृत शरीर के साथ दुर्व्यवहार शामिल था। उनके अपराध कई राज्यों में फैल गए थे और वह कई मौकों पर गिरफ्तारी से बचने में सफल रहा। यह पुष्टि की गई है कि उसने 30 महिलाओं की हत्या की। हालांकि उसने 1989 में अपनी फांसी से पहले 36 हत्याओं को कबूल किया। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने न केवल अपने देश पर शासन किया बल्कि अफ्रीका के एक विशाल क्षेत्र कांगो पर भी क्रूर नियंत्रण रखा, जिसने बिना दया के 2 दशकों से अधिक समय तक शोषण किया। वहां जो हुआ वह इतना भयानक है कि विश्वास करना मुश्किल है कि उसे होने दिया गया था। कांगो के लोगों को जबरन काम में लगाया गया, उनके अंग काटे गए और बड़े पैमाने पर हत्याएं की गईं, केवल रबड़, हाथीदांत और अन्य कीमती संसाधनों को निकालने के लिए। लियोपोल्ड के शासन ने करोड़ों कांगो वासियों के जीवन को समाप्त करते हुए पीड़ा का निशान छोड़ा, जिसकी अनुमानित संख्या 5 से 10 करोड़ तक भिन्न है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसकी क्रूरता को यूरोपीय नेताओं द्वारा बहुत बाद तक नहीं जाना गया, जब नुकसान पहले ही हो चुका था। एल चापो गुज़मैन एक बदनाम मैक्सिकन ड्रग तस्कर और सिनालोआ कार्टेल के नेता हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मादक पदार्थों की तस्करी संगठनों में से एक है। उनका आपराधिक करियर 1980 के दशक में शुरू हुआ और वह कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, हेरोइन और मारिजुआना की तस्करी के माध्यम से प्रमुखता में आए। गुज़मान अपने क्रूर तरीकों के लिए जाना जाता है, जिसमें नियंत्रण बनाए रखने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए हिंसा और डराना शामिल है। उसने अपनी चालाकी और ताकतवर छवि को मजबूत करते हुए 2 बार जेल से भागने के लिए चतुर सुरंगों का इस्तेमाल किया। उसे तीसरी बार 2016 में फिर से पकड़ा गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां उसने एक बहुत ही प्रचारित मुकदमे का सामना किया, जिसमें उसे कई आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें ड्रग्स की तस्करी शामिल है, धन शोधन और संगठित अपराध में भागीदारी। राजा हेरोदेस महान यहूदिया में रोमन कब्जे के तहत एक शासक थे, जो अपनी महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं और अपने जटिल और क्रूर शासनकाल के लिए जाने जाते हैं। अपनी उपलब्धियों के बावजूद हेरोड को उनकी क्रूरता और पागलपन के लिए याद किया जाता है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने परिवार के कई सदस्यों को मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि वे उसके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। ईसाई परंपरा में उनकी सबसे अधिक कुख्यातता निर्दोषों की हत्या के लिए है, जैसा कि मत्ती के सुसमाचार में वर्णित है, जहां उन्होंने नवजात यीशु को खत्म करने के लिए बैतलहम में सभी पुरुष बच्चों की हत्या का आदेश दिया था। हालांकि इस घटना का ऐतिहासिक सत्य विवादित है, उनकी क्रूरता की ख्याति बनी रहती है। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे, जो उनकी मृत्यु के बाद इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी महिलाओं को गर्भवती किया कि आज लगभग 1% जनसंख्या उनके रक्त से उत्पन्न होती है। तिमुजिन के रूप में जन्मे, उन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और एशिया और यूरोप में कई सैन्य अभियानों की शुरुआत की। चंगेज खान की प्रसिद्धि उनकी निर्दयी युद्ध रणनीति और विजय के साधन के रूप में आतंक के उपयोग पर आधारित थी। उनकी सेनाएं लाखों की मौत के लिए जिम्मेदार थीं, अक्सर पूरे शहरों और आबादी को नष्ट कर देती थीं जो विरोध करती थीं। फिर भी वह एक चालाक नेता थे जिन्होंने नवीन सैन्य रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने योग्यता पर आधारित एक प्रणाली स्थापित की और अपने विशाल साम्राज्य में व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड के राजा जॉन एक सम्राट थे, जिसका शासन अक्सर तानाशाही और विफलता से जुड़ा होता है। 12वीं शताब्दी में सिंहासन पर चढ़ा और अपनी मृत्यु तक शासन किया। जॉन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फ्रांस में खोने के लिए जाना जाता है, जिसमें नॉर्मैंडी भी शामिल है, जिसने उसकी सत्ता को कमजोर कर दिया। उसने असफल सैन्य अभियानों के लिए अपने प्रजा पर भारी कर लगाए, जिससे कष्ट हुआ, व्यापक असंतोष और नाराजगी। उसने बिना उचित कारण के रईसों की जमीनें और संपत्तियां जब्त करते हुए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। उन लोगों के विश्वास को धोखा दिया जो उसके सहयोगी होने चाहिए थे। उसकी क्रूरता उसके अपने परिवार तक फैल गई, इस संदेह के साथ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए अपने भतीजे आर्थर की हत्या कर दी। चर्च के साथ उसका संघर्ष उसकी बहिष्करण तक ले गया, जिससे वह अपने लोगों से और अधिक अलग हो गया। यहां तक कि मैग्ना कार्टा,
एक दस्तावेज जिसे उनके अत्याचारों को सीमित करने के लिए बनाया गया था। स्वीकार करने के लिए मजबूर होने के बाद भी उन्होंने इसे रद्द करने का प्रयास किया, जिससे एक गृहयुद्ध छिड़ गया। व्लाद द इम्पेलर, जिसे व्लाद ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं सदी के वालाचिया के शासक थे, जो आज के रोमानिया का क्षेत्र है। वह अपने क्रूर दंड विधियों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से भेदकर्ण के लिए, जिसने उन्हें उनका भयानक उपनाम दिलाया। व्लाद ने राजनीतिक अस्थिरता और निरंतर युद्ध के समय में शासन किया, विशेष रूप से ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ। उसने सत्ता बनाए रखने और डर पैदा करने के लिए अत्यधिक क्रूरता का इस्तेमाल किया। हजारों दुश्मनों, अपराधियों और जिन पर वह विश्वासघात का शक करता था, उन्हें भाले पर चढ़ा दिया। उसके शासनकाल को बड़े पैमाने पर फांसी के लिए चिह्नित किया गया था, जिसमें पूरे के पूरे गांव भयानक तरीकों से समाप्त कर दिए गए थे। अनुमान है कि उसने करीब 1 लाख लोगों को मारा था। हालांकि कुछ लोग उसे आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय नायक के रूप में देखते हैं। उसकी अत्यधिक क्रूरता इसने उसे इतिहास की सबसे कुख्यात हस्तियों में से एक बना दिया है। व्लाद की विरासत ने काल्पनिक चरित्र काउंट ड्रैकुला को प्रेरित किया, जो उसे आतंक के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। इवान द टेरिबल IV रूस के पहले सम्राट थे और अपने क्रूर और अत्याचारी शासन के लिए जाने जाते हैं। 1547 में सिंहासन पर चढ़ा और सत्ता को केंद्रीकृत करने, रूसी क्षेत्र का विस्तार करने और एक केंद्रीकृत राज्य बनाने के लिए जाना जाता है। इवान ने ओप्रिचनीना की स्थापना की, जो एक गुप्त पुलिस बल था जिसने कुलीनता और आम लोगों दोनों को आतंकित किया। नवगोरोड की लूट सहित कई बड़े अपराध, जिसमें हजारों लोग मारे गए और पीड़ित हुए। उन्होंने अपने ही बेटे की हत्या गुस्से में कर दी। उनके शासनकाल को उनके लोगों पर किए गए अत्याचारों और डर के लिए याद किया जाता है, और इसी कारण उन्हें उपनाम मिला, तानाशाह। अपनी क्रूरता के बावजूद इवान की कार्यवाही ने भविष्य के रूसी साम्राज्य की नींव रखी। मुअम्मर गद्दाफी ने सत्ता पर कब्जा करके लीबिया का नेतृत्व किया। यह एक शासन स्थापित किया जो समाजवाद और अरब राष्ट्रवाद के तत्वों को मिलाता था। इसे लोहे के हाथ से चलाया गया। गद्दाफी ने अपनी स्वयं की ग्रीन बुक समाजवाद की संस्करण को बढ़ावा दिया, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और समाजवाद के मिश्रण की वकालत करता था। उनके शासन में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ, जिसमें राजनीतिक असंतुष्टों का दमन, प्रतिद्वंद्वियों की कैद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद के कार्य शामिल थे। जैसे 88 में पैन एम की उड़ान 103 पर हमला, जिसमें 270 लोग मारे गए थे। गद्दाफी की नीतियां और उनके अनियमित व्यवहार, साथ ही उनकी भव्य जीवन शैली, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद और विभाजनकारी व्यक्ति बना देते थे। उनकी सरकार को 2011 में लीबियाई गृहयुद्ध के दौरान उखाड़ फेंका गया, जिससे उन्हें पकड़ लिया गया और लिंचिंग द्वारा उनकी मौत हो गई। उनकी गिरावट अरब वसंत में एक महत्वपूर्ण क्षण था और लीबिया को लगातार अराजकता में छोड़ दिया। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।